अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग एक नई थ्योरी को शुरू करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT, तो शॉर्ट में इसको VBT से एब्रिविएट करते हैं। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट लिखो, a covalent bond is formed by the overlap of valence shell atomic orbitals between two atoms। तो फर्स्ट पॉइंट इसका लिखा गया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मेशन दो एटम्स के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होता है। ओवरलैप को हिंदी में कहोगे चढ़ा ऊपरी, ओवरलैपिंग। जैसे मैं ऐसे समझाऊं, देखो ये मेरे पास, मान लो कि ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अभी इनके बीच कोई चढ़ा ऊपरी नहीं है, तो इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अब ये ऐसे हो गया, तो अब देखो चढ़ा ऊपरी हो गया, तो इसी को कहेंगे ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट पॉइंट को आपने क्लियर किया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो दो एटम्स के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होता है, राइट। अब आइए सेकंड पॉइंट, वैलेंस शेल वैलेंस शेल atomic orbital of one atom containing unpaired electron। unpaired electron overlaps with valence shell atomic orbital of another atom containing unpaired electron। तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। कहा गया
कि एक एटम का वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे एटम के ऐसे वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब दो एटम के जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होगा उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ भी होना चाहिए। मतलब एक में अगर क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड आओ, इन द formation of coordinate bond, in the formation of coordinate bond, atomic orbital of one atom containing paired electron overlaps with atomic orbital of other atom containing no electron, that is vacant, that is empty orbital, लिख दो empty orbital। तो इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। कहा गया कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उसमें से एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होगा। फोर्थ लिखो, फोर्थ, ओनली properly oriented AT dot for atomic orbitals takes part in ओवरलैपिंग। तो इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो कहा जा रहा कि सिर्फ प्रॉपरली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग में भाग लेंगे। मतलब दो एटम्स के जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हो रहा होगा उनका ओरिएंटेशन जरूरी तौर पे प्रॉपर होना चाहिए। अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो मान लो कि एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में है। px समझते हो,
px में दो लोब्स हैं और वो दोनों लोब्स x एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है। दूसरे एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके py ऑर्बिटल में है। तो पहले एटम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो px ऑर्बिटल में था और दूसरे एटम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कहां था, py ऑर्बिटल। अब px और py के बारे में सोचो। px ओरिएंटेड अलोंग x एक्सिस, py ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस, और x और y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो इनके बीच कोई दूसरा ऐसे दिखा लो, ऐसे दिखा लो। यह कह रहे हैं कि x एक्सिस है और इसको कह रहे हैं y एक्सिस है। तो ये px है और ये py है, तो इनके बीच प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब आओ, मान लो एक के px के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक एटम के px के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा px हो गया और ये pz हो गया। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था और ये z एक्सिस था ऊपर। तो अब pz की ओरिएंटेशन, pz के दोनों लोब्स z एक्सिस के अलोंग होंगे। तो ये px है, ये pz है। तो अब इनके बीच भी प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, इनके बीच भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, इसलिए नहीं होगी बिकॉज इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। मान लो एक py है और दूसरा pz है। एक के py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे के pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच भी ओवरलैपिंग नहीं होगी बिकॉज इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। एक y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, दूसरा z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे। तो तुमने क्या सीखा, px py के बीच प्रॉपर ओवरलैपिंग, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगा। py pz के बीच भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होगा। px pz के बीच भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब आओ बात करो, एक एटम के px के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के भी px के पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक के px के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी px के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों आएगा नजदीक आने पे इनके बीच ओवरलैपिंग होगा। दूसरी बात, अगर एक के py के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के भी py के पास, ये y एक्सिस था, तो दोनों के py के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नजदीक आएगा तो ओवरलैप करेगा। अगर दोनों के pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नजदीक आएगा तो ओवरलैप करेगा। मतलब ये समझा कि px की ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, px के साथ। py की ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, py के साथ। और pz की ओवरलैपिंग pz के साथ। px py के बीच ओवरलैपिंग नहीं होगी ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। वैसे ही px pz के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। py pz के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ओवरलैपिंग px किसके साथ करेगा, px के साथ। py किसके साथ करेगा, py के साथ। और pz किसके साथ करेगा, pz के साथ। राइट। अब आओ फिफ्थ लिखो, फिफ्थ, ग्रेटर the extent of overlapping comma stronger will be
द बॉन्ड फॉर्म। मतलब ये हुआ कि दो एटम्स के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो वंस अगेन, दो एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बनने वाले बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे समझो, जैसे ये एक px कहें, इसको भी दूसरा px कहें, ये एक एटम का px, ये दूसरे एटम का px। अब ये दोनों इतना सा ओवरलैप किया, तब इस ओवरलैपिंग की जो स्ट्रेंथ हुई, और ये दोनों इतना ओवरलैपिंग किया, तो अब इस ओवरलैपिंग की जो स्ट्रेंथ हुई, तो जब ओवरलैपिंग कम था, एक दूसरे के कांटेक्ट में कम एरिया था, तब ओवरलैपिंग कम कहेंगे। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा बड़ा एरिया है, तब ओवरलैपिंग को ज्यादा कहेंगे। तो अब देखो तो कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग है, जब कम हुआ था तब या ज्यादा हुआ था तब? किसे आसानी से तोड़ सकते हो, इसको या इसको? तो जब कम ओवरलैपिंग होगा तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा। मतलब जितना कम ओवरलैपिंग होगा वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच, बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो 6, वैलेंस शेल atomic, at dot atomic orbitals having paired electron, comma, first becomes unpaired in excited state, then that can take part in overlapping। तो 6 एंड फाइनल पॉइंट कहा कि ऐसे वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहले वो एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड होंगे, और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड होने के बाद वो ओवरलैपिंग में भाग लेकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। पहले वो एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड होने के बाद वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। राइट? अब आओ एक पॉइंट और जान लो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। लेट्स सी।
ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है। अब ये इधर जा रहा, ये एक एटम का p ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल। ध्यान से समझो, p ऑर्बिटल है चूंकि दो लोब्स है। अब एक लोब का साइन दिखाया गया, वेव फंक्शन की साइन, नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव। वैसे ही एक लोब का साइन यहाँ पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। अब ये इधर आ रहा, ये इधर जा रहा, तो ये इधर आ रहा, ये इधर जा रहा, तो ओवरलैप करेगा। और यहां से जो ओवरलैपिंग हुई, ये इक्विवेलेंट लिखा जा रहा है। तो नजदीक आने पे जो ओवरलैपिंग होगी वो ऐसा, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। यही ओवरलैप्ड पोर्शन हुआ जिसको सेट किया मैंने, यही ओवरलैप्ड पोर्शन हुआ। तो अब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ, ये फर्स्ट कर देते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। प्लस साइन वाले लोब के बीच ओवरलैपिंग हुई, तो इसको क्या कह दिया, सेम साइन वाले लोब्स के बीच ओवरलैपिंग हुई, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग अगर होगा तो वो बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो इसको यहां लिख दो, इट फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, इट फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड ले लो, नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। माइनस प्लस, ये p ऑर्बिटल के दो लोब्स का साइन दिया, यहां भी दिया माइनस प्लस। अब जब ये दोनों नजदीक आया, ये और ये, तो इसका माइनस था, इसका प्लस, इसका माइनस था, इसका प्लस। तो अपोजिट साइन वाले लोब्स के बीच ओवरलैप हुआ, इसका प्लस और इसका माइनस, ये शेडेड पोर्शन, ओवरलैप्ड पोर्शन। तब इसको कहेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, यहां तो लिख ही दिया है, यही हुआ नेगेटिव ओवरलैपिंग। और ये क्या करेगा, अनफेवर, अनफेवर बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, अनफेवर बॉन्ड फॉर्मेशन। थर्ड आ जाओ, हालांकि ये बातें तुम्हें बहुत नहीं होती हैं लेकिन फिर भी जान लो। थर्ड, जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। तो अब आओ जीरो ओवरलैप की बात कर रहे हैं। मान लो एक p ऑर्बिटल ये है, इसके दो लोब्स का साइन ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है। अब जब ये नजदीक आएगा, इक्विवेलेंट टू का साइन दे दिया, ये दोनों नजदीक आएगा, तो नजदीक आएगा तो इनके बीच ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरीके का। ये ऐसा ओवरलैपिंग हुआ, ये इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस। तो जितना प्लस वाले लोब में हुआ उतना ही माइनस वाले लोब में हुआ। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलोगे, जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप।
और जब जीरो ओवरलैप होगा तो ये भी अनफेवर बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। जीरो ओवरलैप तो वहां लिखा ही था, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अनफेवर बॉन्ड फॉर्मेशन, FORMN, बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, एक और एग्जांपल बता देते हैं जीरो ओवरलैप का। तो जैसे देखो, ये है s ऑर्बिटल और ये है तुम्हारा p ऑर्बिटल, प्लस माइनस। अब ये अगर नजदीक आता है तो इसके नजदीक आने पे कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग हुई, ये प्लस वाला लोब, ये माइनस वाला लोब। तो जितना प्लस वाले लोब में ओवरलैपिंग हुआ उतने ही माइनस वाले लोब में ओवरलैपिंग हुआ, तो ओवरलैप, नेट ओवरलैप क्या हो गया? जीरो। तो ये भी क्या करेगा? अनफेवर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर सिर्फ कौन करेगा? पॉजिटिव ओवरलैप। और पॉजिटिव ओवरलैप कहने का मतलब ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं वो सेम साइन वाले लोब्स ओवरलैप करेंगे, तब उसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलोगे। और पॉजिटिव ओवरलैप अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच होगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा। एक बात देखा था कि ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग किसके फॉर्मेशन के लिए हो रहा था? कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो चूंकि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसीलिए कहेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स between two atoms. They are formed as a result of overlapping of proper orientation of atomic orbitals between two atoms. और उनके proper orientation रहने के वजह से जो covalent bond होंगे they will be directional in nature। जबकि आयोनिक बॉन्ड के बारे में सीखा था शुरू में ही, फर्स्ट डे, जो लेक्चर 1 था केमिकल बॉन्डिंग, तो उसके बारे में सीखा था कि ये जस्ट केटायन और एनायन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए आयोनिक बॉन्ड कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। तो नोट करके मैं यहां लिख देता हूं, नोट, सिंस कोवैलेंट बॉन्ड is formed by overlap of properly oriented orbitals, properly oriented atomic orbitals between BW, between two atoms, two atoms. So this is मतलब covalent bondage, this is डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे नेचर का होगा? डायरेक्शनल नेचर का। जबकि आयोनिक बॉन्ड कैसा होता था? नॉन डायरेक्शनल, राइट।